साविल सोया। किस्त 5। बैल की आवाज बस गूंजने की देर थी कि स्कूल के सारे बच्चे अपनी अपनी क्लासों से भागते हुए बाहर आ गए। कुछ उछल कूद कर रहे थे तो कुछ आराम से दोस्तों के साथ बातें करते हुए चल रहे थे। उन्हें में दामिल शाह भी था जो अपने हम उम्र दोस्त के साथ आइसुन की क्लास की तरफ आ रहा था। इसे पता था आइसुन ने डर की वजह से बाहर नहीं आना, इसीलिए जब तक ब्रेक चल रहा वे आइसुन के साथ ही बैठेगा। वे क्लास के पास इकर रोका और क्लास के अंदर झांक कर देखा तो उसे आइसुन कहीं नजर नहीं आई। उसने उगे वाली डेस्क पर देखा जहां 2 बच्चे बाहर जाने वाले थे। इससे पीछे देखा जहां एक लड़की खड़ी थी। इसने इसके पीछे देखा तो आइसुन खिड़की से बाहर देखती हुई इसे नजर आ गई रही। दामिल ने बेख्तियार कहा, कहाँ? इसके दोस्त ने भी सुनकर क्लास में नजर घुमाई। तुम एंजॉय करो, मैं आइसुन को वक्त दूंगा, दामिल ने कहा तो इसका दोस्त इसे देखने लगा। क्या ऐसे क्या देख रहे हो? अच्छा हाँ देखो यार, मैं तुम्हें ले जाता मगर वे अभी किसी न्यू को देखेंगी फिर खौफ खाएगी, इसीलिए मैं तुम्हें लेकर नहीं जा रहा, दामिल ने कहा तो उसने अंदर देखा। ठीक है तुम जाओ अपनी कजिन के पास, मैं बाहर जाता हूँ, वे मुस्कुराते हुए इसके कांधे पर हाथ रखकर कहता हुआ वहां से चला गया। तो दामिल ने भी क्लास के अंदर कदम बढ़ाया। वे इसके पास इकर खड़ा हो गया मगर आइसुन बाहर देखने में इतनी मगन थी कि उसे पता ही नहीं चला कि दामिल इसके बराबर में बैठा हुआ है। आइसुन। दामिल ने इसका नाम लिया तो आइसुन ने खिड़की से नजर हटाकर अपने बराबर में बैठे दामिल को देखा जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। कैसी हो आइसुन, पहला दिन कैसा जा रहा? दामिल ने पूछा तो उसने इस बात में सर हिलाया। अच्छा जा रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी कोई दोस्त बनी यहाँ या अभी बस सबसे डर लग रहा है? दामिल ने पूछा तो इसे ज़ैनब याद आई। हाँ मेरे साथ बैठी थी, वे अभी बाहर गई है, वे मेरी दोस्त बनी है, वे बहुत अच्छी है। आइसुन की बात सुनकर दामिल इसकी तरफ घुमा। अच्छा वाक़ई क्या नाम है तुम्हारी दोस्त का? ज़ैनब नाम है इसका, वे बताकर कुछ सोचने लगी। मैं कहाँ रहती हूँ? मेरे सिटी का नाम क्या है? आइसुन ने पूछा तो दामिल ने कहा हम हैदराबाद में रहते हैं लेकिन आबाई घर हमारा मुल्तान में है। दामिल ने पूरा बताया इसे। ये आबाई घर क्या होता है? आइसुन को समझ नहीं आई तो उसने पूछ लिया, आबाई घर मतलब वे घर जहां हमारे बाप दादा शुरू से रहते थे। अब जैसे दीजी का बचपन मुल्तान में गुजरा है, दीजी भी छोटे थे। दामिल की बात को काट कर इसने पूछा। पहले तो दामिल उसके सवाल पर गौर करने लगा और जब समझ आया तो हंस दिया। हाँ ना, दीजी भी छोटे थे जैसे अभी तुम हो, दामिल ने हंसते हुए कहा तो वे भी शर्मिंदा सी मुस्कुरा दी। मैं भी तुम्हारी तरह छोटा था और इसी क्लास में पढ़ता था मैं वहां। दामिल ने अपने से कुछ फासले पर रखी कुर्सी की तरफ इशारा किया। इस तरफ बैठता था हमेशा और जब मैं पहली बार स्कूल आया था बहुत रोता था, उम्मी मुझे थप्पड़ मार कर स्कूल के लिए तैयार करती थी। दामिल बताकर हंसने लगा तो आइसुन को भी हंसी आ गई और पहली बार दामिल ने देखा इसकी मुस्कान कितनी प्यारी थी। दामिल ने पहली बार गौर किया इसके दोनों गाल पर गहरे गेडी पड़ रहे थे जो उसकी मुस्कुराहट को और हुसैन बना रहे थे। इसे एहसास हुआ अगर वे सांवली ना होती, जरूर हसन की मलिका होती। वे बस सांवली थी लेकिन इसके नक्श बहुत हुसैन थे और सबसे प्यारी इसकी मुस्कान थी जो दामिल को बेहद पसंद आई। तुम्हारी मुस्कान बहुत प्यारी है आइसुन। दामिल की बात सुनकर उसे डैडी की बात याद आ गई। वे भी अक्सर यही कहते थे मेरी गुड़िया की हंसी बहुत खूबसूरत है और वे समझती थी कि वे बाप है, प्यार करते हैं तभी उन्हें मैं अच्छी लगती हूँ। मगर आज इसे खुद में अपनी मुस्कान पसंद आई। जब दामिल ने भी उसकी तारीफ की, मेरे डैडी भी यही कहते हैं, इसने कहा और फिर कुछ याद आने पर इससे पूछा, डैडी रात तक आ जाएंगे ना? उसने दामिल से पूछा। हाँ हाँ रात तक आ जाएंगे, तुम फिक्र ना करो, दामिल ने कहकर अपनी हाथ में पहनी घड़ी देखी। चलो अब तुम क्लास लो, ब्रेक ऑफ होने वाला है और टीचर भी आने वाली है। और वे कुछ याद आने पर रुका। आज तुमने यसरा से कुरान शरीफ भी पढ़ना है तो तैयार रहना, दामिल कहता वहां से चला गया। दामिल के बाहर जाते ही आइसुन को ज़ैनब आती हुई देखी जो उसी की तरफ आ रही थी। जुनेद अब आदमी से मुसाफा करके उगे आ गए थे और अब जेब से मोबाइल निकाल कर किसी को कॉल मिलाकर फोन कान से लगाया था। उनके चेहरे से लग रहा था कि जिस काम के लिए आए थे वे हो गया है। एक इत्मीनान था चेहरे पर। अस्सलाम अलैकुम दीजी। दीजी फोन उठाते ही उन्होंने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, किया हुआ काम का? दीजी ने फौरन पूछा। जी दीजी काम तो हो गया है, बस नेक्स्ट संडे आना होगा, वे में आ जाओगा। जुनेद गाड़ी का दरवाजा खोलकर बोला, ठीक है अभी आ जाओ। फिर दी ने भी उगे से जवाब किया, जी दीजी। आइसन आ गई स्कूल से? जुनेद ने पूछा तो दीजी ने सिगरेट को एस्ट्रे में रखा। हाँ आ गई थी दामिल के साथ, अभी यसरा के कमरे में है, दीजी ने कहा तो जुनेद सिक का सांस लिया वरना उन्हें आइसुन की ही फिक्र थी।
اچھا دیجی پھر میں آ رہا ہوں، آئسن پوچھے تو کہہ دیجیے کا بس آنے والے ہیں ورنہ وہ پریشان ہو جائے گی۔ جنید کی بات سن کر دیجی چپ ہو گئے۔ دیجی سوچنے لگے کہ یہ کتنا پیار کرتا ہے اپنی بیٹی سے، جیسے وہ جنید سے کرتے ہیں، بالکل وہی پیار جنید بھی اپنی اولاد سے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے آ جاؤ، خیریت سے آنا بیٹا، اللہ حافظ دی جی نے کہہ کر کال کاٹ دی، مگر جنید اس کے ایک لفظ بیٹا پر مسکرا اٹھا۔ کتنے سالوں بعد دی جی نے یہ لفظ کہا تھا نا؟ اس نے مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی کہ تبھی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگا، جو اگلے ہی لمحے ٹھیک ہو گیا۔ ایک تو اتنا پریشان ہوں کہ اپنی صحت کا خیال ہی نہیں رہتا، اب ڈاکٹر کے پاس جا کر کوئی طاقت کی دوا لکھواؤ گا تاکہ اور کام آسانی سے کر سکو، انہوں نے کہہ کر دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی، اور پھر اگلے ہی لمحے ان کی گاڑی روڈ پر چلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ جی تو آئسن سب سے پہلے ہم قاعدہ پڑھیں گے تاکہ آپ کو اگے قرآن شریف پڑھنے میں آسانی ہو۔ یسرا اس کے سر پر دوپٹہ سکاف کی شکل میں باندھتے ہوئے بولی، آپی مجھے قاعدہ آتا ہے پڑھنا، ڈیڈی نے مجھے سکھایا تھا۔ آئسن کے آپی بولنے پر یسرا نے اس کے گال پر پیار کیا، تو پھر ہم قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، آ جاؤ۔ وہ یسرا کو بیڈ پر بیٹھنے کا کہہ کر خود الماری کے پاس گئی، اور جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک قرآن پاک تھا جسے اس نے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ پڑھو نسم الون الروحمن الروحنم۔ یسرا نے قرآن پاک کو ادب سے اپنے اور آئسن کے درمیان رکھا اور آئسن کو کہا نسم الون الروحمن الروحنم۔ آئسن نے بھی اس کی نقل میں کہا، اس کا مطلب پتہ ہے جو ابھی اپنے پڑھا ہے؟ یسرا کے کہنے پر آئسن نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں بتاتی ہوں، نسم الون الروحمن الروحنم اس کا مطلب ہے شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا۔ یسرا نے کہا تو اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ویسے قرآن پاک کی پہلی سورت اقرا ہے جسے قرآن پاک میں سورہ علق کا نام دیا گیا ہے، لیکن ہم ترتیب کے حوالے سے دیکھیں تو جو سورت پہلے آتی ہے وہ ہے سورہ فاتحہ، جو ابھی ہم پڑھیں گے۔ یسرا نے کہہ کر قرآن پاک کو چوم کر پھر آنکھوں سے لگا کے ادب سے کھولا، پڑھے۔ یسرا نے پوچھا تو آئسن نے اس بات میں سر ہلایا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا، بہت مہربان رحمت والا، روزے جزا کا مالک۔ ہم تجھی کو پوچھیں اور تجھی سے مدد چاہے، ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوا ہے کا۔ یسرا نے پوری سورت پڑھا کر آئسن کو دیکھا تو آئسن کچھ کنفیوز سی لگی، اسے کیا ہوا؟ آئسن کچھ سمجھ نہیں آیا کیا؟ یسرا کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا بتاؤ کیا سمجھ نہیں آیا؟ یسرا نے پیار سے پوچھا۔ مجھے عربی پڑھنی آتی ہے لیکن سمجھ نہیں، اور ڈیڈی کہتے ہیں قرآن پاک کو ہمیشہ سمجھ کر پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہاں اللہ پاک ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، کن چیزوں سے منع کرتے ہیں، اور ڈیڈی یہ بھی کہتے تھے کہ قرآن پاک جو جب تک سمجھنا نہیں پھر فائدہ کیا ہوا پڑھنے کا، کیونکہ قرآن پاک تو سمجھنے کے لیے اتارا ہے نہ اللہ پاک نے۔ آئسن کی بات سن کر یسرا کے لبوں پر ہلکی نرم سی مسکان آ گئی، وہ سمجھ گئی تھی اب ہر صورت پڑھانے کے بعد آئسن کو سمجھانا بھی ہوگا۔ اچھا تو میں آپ کو اس صورت کا مطلب بتاتی ہوں کہ اللہ پاک اس میں کیا فرما رہے ہیں۔ یسرا نے قرآن پاک کو چوما اور آرام سے ادب سے اسے بند کر کے آئسن کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس صورت میں ہے کہ جتنی تعریف خوبیاں ہیں وہ سب صرف اللہ پاک کے لیے ہیں، یعنی جیسے کبھی ہم کلاس میں فرسٹ پوزیشن لائے تو یہ بھی اللہ کی تعریف ہے اور اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آئسن کو سمجھ آئی تو اس نے سر ہلایا اور پھر اگے غور کرنے لگی۔ روزے جزا کا مالک مطلب اس دن کا مالک جس دن ہم سے سوال جواب ہوں گے، جس دن نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نامہ اعمال کیا ہوتا ہے؟ آئسن نے بات کاٹ کر پوچھا۔ نامہ اعمال مطلب ہمارے اعمال، جو کام ہم کرتے ہیں اچھے برے، وہ سب نامہ اعمال میں لکھا ہوگا کہ ہم نے دنیا میں کیا کس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، اور ہم نے زندگی کہاں برباد کر ڈالیو۔ سمجھو ابھی ہمارے امتحان چل رہے ہیں، اس دن ہمارے ہاتھ میں رزلٹ دیا جائے گا نامہ اعمال کی صورت میں۔ اب اگے چلتے ہیں، یسرا نے کہہ کر اگے کہا۔ جب ہم یہ صورت پڑھتے ہیں تو ہم اللہ پاک سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک ہم بس اب کو ہی مانتے ہیں، ہم صرف اور صرف اب کی عبادت کرتے ہیں۔ اس صورت میں ہم اللہ کی تعریف کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دیکھا، ہمیں گناہ سے بچا لے، ہم اگر غلط کام کی طرف جائے تو ہمیں اپنی رحمت سے روک لے، ہمیں گناہگار میں شامل نہ ہونے دے، اور ہمیں ان نیک لوگوں میں شامل کر جن پر تو نے احسان کیا، جنہیں تو نے دوست رکھا، جنہیں تو پسند کرتا ہے، اور دور رکھ ان لوگوں سے جن پر عذاب آیا، جس کو تو دشمن رکھتا ہے، جو تجھے پسند نہیں ہے، ہمیں بے بنا دے جس سے بس تو محبت کرتا ہے۔ امین۔ یسرا نے سمجھا کر امین کہا تو آئسن نے بھی امین کہا۔ اب آ گئی سمجھ
जी आ गई, आइसुन ने मुस्करा कर कहा। गुड, अब जाओ थोड़ी देर आराम कर लो, बल्कि मेरे कमरे में ही रहूं अभी, क्योंकि चाचू नहीं आए ना ये आएगे तब चली जाना। यसरा की बात पर उसे थोड़ी परेशानी होने लगी। डैडी क्यों नहीं आए अभी तक? आइसुन को परेशान देखकर उसने इसे अपने साथ लगाया। कराची दूर है ना, दूसरा शहर है, इसीलिए वक्त लग जाता है। मुझे लगता है अब आने वाले होंगे, तुम परेशान ना हो, यसरा ने प्यार से कहा। मगर आइसुन का दिल किसी तौर मुतमईन नहीं हो रहा था। लेकिन अब तो अंधेरा हो रहा है, देखो सूरज अब कहीं नहीं है, और डैडी ने कहा था सूरज के जाने से पहले मैं आ जाऊंगा। आइसुन की बात सुनकर उसने घड़ी को देखा जो 7 बजेगा पत्ता दे रही थी। अच्छा तुम यही रोको, मैं दामिल से कहती हूँ चाचू को कॉल कर ले, शायद पेट्रोल खत्म हो गया हो या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तुम परेशान ना हो, मैं आती हूँ दामिल को कहकर यसरा ने सकाफ खोलकर सर पर दोपट्टा लिया और फिर आइसुन को दिलासा देकर खुद बाहर चली गई ताकि दामिल से चाचू को कॉल करवा सके। जबकि आइस कभी खिड़की के बाहर आसमान को देखती तो कभी घड़ी को, जो अब 7 से उगे जा रही थी। उसे अब सच में डैडी की फिक्र होने लगी। हद होती है, इतनी देर कैसे हो सकती? डीजी परेशानी में टाउल रहे थे, वहीं बाकी सब भी परेशान बैठे थे। बस आइसुन ही यसरा के कमरे में थी, बाकी सब हाल में मौजूद थे। डीजी मैंने इसे कॉल की है मगर नंबर बंद जा रहा है। आतिफ ने दोबारा मोबाइल पर कॉल मिला कर देखा, अबू शायद बैटरी लो हो गई हो। दामिल ने सोच समझकर कहा, चाचू के साथ क्या कोई ड्राइवर नहीं गया या कोई मुलाजिम? यसरा ने आतिफ, दीजी और दामिल को देखकर पूछा। नहीं, इसने कहा वे अकेला चला जाएगा, गलती की बहुत बड़ी जो उसके साथ किसी को भेजा नहीं। डीजी परेशानी के मारे कभी बाहर के दरवाजा को देखते तो कभी दीवार पर लगी घड़ी को। आजेगा, आप लोग तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे वे कोई छोटा बच्चा है जो गेम हो जाएगा, समीना ने इब्रो उठाकर कहा। तो दीजी ने रुक कर समीना को और फिर आतिफ को देखा। आतिफ, अपनी बीवी को कहो अभी चुप हो जाए, हर वक्त का बोलना अच्छा नहीं होता। डीजी की बात सुनकर समीना थोड़ी डर तो गई थी, इसीलिए चुप करके बैठ गई। आइसुन कहा है? दामिल ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। जब आइसुन कहीं नजर नहीं आई तो उसने यसरा से पूछा, वे मेरे कमरे में है, वे भी परेशान हो रही है चाचू के लिए। यसरा ने के कहने पर दीजी ने रुककर यसरा को देखा, इसने कुछ खाया? दामिल को फिक्र हुई। नहीं, कुरान शरीफ पढ़कर बस चाचू का ही पूछा। यसरा ने नफी की, और स्कूल से इक्के कुछ खाया था? दामिल ने अगला सवाल किया तो दीजी भी यसरा का जवाब सुनने के लिए खड़े हो गए। हाँ, दोपहर में चिप्स गई थे, चिप्स से क्या पेट भरता है भला? दामिल को आइसुन की फिक्र होने लगी, जबकि दीजी ने एक नजर दोबारा दरवाजे पर डाली जहां किसी का कोई अता पत्ता नहीं था। आतिफ, गाड़ी निकालो, पुलिस स्टेशन चलते हैं। डीजी की बात सुनकर यसरा के साथ समीना भी खड़ी हो गई, जबकि आतिफ और दामिल पहले ही से जो खड़े थे अब डीजी को की बात पर गौर कर रहे थे। डीजी अब घर पर रहे, मैं अबू के साथ चला जाता हूँ, दामिल ने कहा। तो डीजी को गुस्सा आ गया, तुम बच्चे हो, यही रोको और जाके आइसुन को देखो, मैं जाता हूँ तुम्हारे बाप के साथ। चिल्लू आतिफ, जल्दी, डीजी कहकर खुद बाहर की जानिब चले गए तो आतिफ ने भी बाहर की राली, जबकि दामिल बस वहीं खड़ा रह गया। जाओ संभालो अपने चाचू की गुड़िया को, हूनहा। समीना गुस्से से नाक से मक्खी उड़ाकर कहती अपने कमरे की तरफ चली गई, जबकि यसरा और दामिल ने अपनी मां को अफसोस से देखकर अपने कदम यसरा के कमरे की जानिब बढ़ा दिए जहां आइसुन परेशान बैठी थी। जारी है।